नमस्कार, सुस्वागतम, सुप्रभात। मैं डॉक्टर प्रज्ञा जैन आप सबका हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में स्वागत करती हूँ। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को पहली बार भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार और महत्व को प्रतिपादित करने के लिए हम अगले 15 दिन हिंदी पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाते हैं। हम ये भाषा हमारी राजभाषा ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी पहचान भी है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। विविधताओं के इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, सबसे प्यारी सबसे अनोखी हिंदी मातृभाषा हमारी है। बिना समय व्यर्थ किए आइए इस समारोह को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करती हूं और उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस मंच की गरिमा और बढ़ाई। सबसे प्रथम मैं स्वागत करती हूं हमारे मुख्य अतिथि प्राचार्य श्री शिवराज सिंह जी बेचैन का। आप वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं एवं एक प्रख्यात कवि हैं। आपने इस गरिमामय उपस्थिति से हमारे मंच की शोभा और बनाई, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आगे मैं स्वागत करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय आकाशवाणी से सेवानिवृत्त प्रख्यात समाचार वाचक श्री अखिल मित्तल जी का। महोदय, आपके आगमन ने इस सभा की गरिमा और सुंदरता को और बढ़ाया, आपका वंदन करती हूँ। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे सर्वप्रिय एवं गतिशील प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर का। महोदय एक प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ एवं एक विद्वान शोधकर्ता हैं। इस समस्त चिकित्सा महाविद्यालय परिसर आपका अभिनंदन करता है। और अंत में इस समारोह के हिंदी अधिकारी डॉक्टर मृणाली कोतन का स्वागत करती हूँ। महोदया विकृति विज्ञान विभाग की प्राचार्य हैं एवं हिंदी दिवस की प्रमुख संचालिका। इस दिवस को की अति उत्तम रूपरेखा बनाने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे अतिथियों को उपहार भेंट करें। प्राचार्य शिवराज सिंह जी। श्रीमान अखिल मित्तल सर जी। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर से नम्र निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आएं और स्वागत भाषण में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद प्रज्ञा। आप सभी का स्वागत इस हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। और ये पहली बार हमने कोशिश की कि अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम एक हिंदी पखवाड़ा आयोजन करें। पूरा श्रेय और इसको जो एक रूपरेखा दी और सोचा कि हाँ ये करना चाहिए, उसके पीछे सबसे प्रथम जो अधिकार है और वो है हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार श्री रंगा भाष्यम जी। और भी ज़्यादा अच्छा क्योंकि ये जन्म से हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं कि जब बोलते हैं तो आप कह नहीं सकते कि ये हिंदी भाषी या हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से नहीं हैं। और उन्होंने जब ये प्रपोज किया कि हमें ऐसा ये पखवाड़ा मनाना चाहिए पहली बार, तो बहुत अच्छी पहल है और सारा मतलब श्रेय मैं उनको देता हूँ। हम लोग तो बाद में एक निमित्त मात्र हैं कि हम जुड़ गए और मृणालिनी जिन्होंने पूरा काम ये किया और सारे हमारे जो हमारा स्टाफ है उन्होंने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। जो प्रतियोगिताएं हुई, निबंध की प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद की प्रतियोगिता हुई, कविता
पाठ की प्रतियोगिता हुई और एक दो जगह मैं नहीं था, बाहर था किसी व्यस्तता के चलते, तो मैंने YouTube पर देखा। वो सारा चीज़ सर हमने YouTube पर सारे उपलब्ध हैं, तो हमारे सारे लोगों ने उसका, जो नहीं भी थे उन्होंने भी वो देखा, और अगर कोई और बाद में भी देखना चाहे तो हमारे UCMS के YouTube चैनल पर वो उपलब्ध रहेगा। मैं आज स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं श्री शिवराज सिंह बेचैन जी का। एक जाने माने कवि हैं, जो हम उन्हें जानते हैं, पढ़ते हैं, आज वो हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। श्री अखिल मित्तल जी, अभी आप उनसे कुछ सुनेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई ऐसी आवाज़ है कि हाँ, जो रेडियो पर, टेलीविज़न पर या आप सुन सकते हैं, और वो इतनी कर्णप्रिय है। तो अखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। अभी ये बहस हो रही थी, मैंने वो ऑफिस में आए तो मैंने कहा आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, तो रंगा भाष्यम जी ने पूछा, ये बताइए आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? आप में से कोई बता सकता है आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? बताइए सर। हाँ, कुछ कुछ आप सही पहुंचे हैं, लेकिन जो सही मिला कि आपने एक चिट्ठी भेज दी, आपने कार्ड भेज दिया, वो निमंत्रण है। आपने कहा भाई साहब आपको आना है, वो आमंत्रण है। तो अगर आप, वो अपनी अपनी जगह निमंत्रण, कई जगह आपको निमंत्रण देना पड़ता है और कई जगह आपको आमंत्रण देना पड़ता है। तो आमंत्रण पर आदमी जाता है, एक आम तौर पर अवश्य जाता है, लेकिन निमंत्रण पर जरूरी नहीं है कि आया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे बीच आए। और सभी स्टाफ, मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर संजय चतुर्वेदी सर का, कि मैं कल सोच रहा था कि मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूं कि आप आ जाएं कुछ समय निकाल कर, हालांकि आप छुट्टी पर हैं और आप बीच में भी रहते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हिंदी के जिस स्तर पर संजय चतुर्वेदी स्तर हैं, हम में से कोई शायद मतलब कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और उस स्तर तक छू भी नहीं पाएगा। और सभी बाकी जो स्टाफ के लोग हैं, फिर से मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये पखवाड़े की, एक बार हमने शुरुआत की, मुझे भी पता, कई लोगों को पता भी नहीं चला, तो ठीक है, धीरे धीरे पता लगेगा, अगली बार हम करेंगे। तो अब हम कुछ शुरुआत कर रहे हैं, तो अब ये होगा कि हाँ, ये चीज़ होती है और ये हर उसमें होगी, और हम हिंदी के भाषा के प्रयोग को भी अपने रोज़मर्रा के काम में बढ़ाएं, तो वो भी एक अच्छी शुरुआत होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, इस सभा का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगी, आज का दिन हमारी मातृभाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति पे गर्व करने का दिन है। हमारी मातृभाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसे याद दिलाते हुए मैं कहूँगी, रचे गए साहित्य इसी में, रचा गया इतिहास, हिंदी से ही होता है अपनेपन का आभास। अब बिना समय व्यर्थ किए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि प्राचार्य शिवराज सिंह जी को, जो मंच पर आए और इस सभा को संबोधित करें एवं उसके पश्चात निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दें। सभी को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कॉलेज का, प्राचार्य जी का और आप सबका कि आपने मुझे याद किया इस मौके पर। रंगावर्षन साहब ने संपर्क किया। मेरे परिचय में बार बार प्राचार्य कहा जा रहा था। मैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ इस वक्त। हाँ, 12-14 साल पहले अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाता था। खैर, वो कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आज हम हिंदी पर बात कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में न केवल हिंदी बल्कि भारतीय भाषाओं के विकास पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। और हमारे
जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आप देख रहे हैं कि वो हिंदी में ही संवाद कर रहे हैं अधिकांश। लेकिन अभी भी जो मंत्रालय हैं, जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनके सारे काम अंग्रेजी में ही हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। हिंदी अब अनुवाद में और हिंदी साहित्य में, हिंदी चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में कैसे इसका विस्तार हो और क्यों हो, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने अभी एक वक्तव्य में कहा कि न्यायालयों के जो निर्णय हैं या न्यायालयों की जो बहसें हैं, उसमें वादी प्रतिवादी का ये अधिकार बनता है कि कोर्ट में जज क्या बहस कर रहे हैं, वकील क्या बहस कर रहे हैं और जज क्या निर्णय दे रहे हैं, ये उसे पता चलना चाहिए। उसके बारे में बात हो रही है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है वकीलों के बीच और क्या कहते हुए हमारे न्यायाधीश महोदय निर्णय दे रहे हैं। तो ये बात, उसका जो मानवाधिकार है या जो उसको सूचना का अधिकार है, वो तो समाप्त हो गया। ये सारे अधिकार ऊपर के स्तर के लोगों पर हैं, के लिए हो गए, जो बहस कर रहे हैं या जो निर्णय दे रहे हैं। वकील सुनता तो उसकी मातृभाषा में ही है ना, सारा केस जो सुनता है कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, लेकिन जब वो बात करता है, जब वो बहस करता है, तो वो अंग्रेजी में करता है। तो एक बात तो ये जो राष्ट्रपति महोदय ने, महामहिम ने कहा, वो अमल होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए और न्यायालय की भाषा, कम से कम संवाद की भाषा वो हिंदी हो, इसकी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए। अब अभी प्राचार्य जी के साथ बातचीत हो रही थी और वो बता रहे थे उन्होंने 30-40 किताबें लिखी मेडिकल के लिए, लेकिन सब अंग्रेजी में लिखी हैं। लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं हिंदी में काम करूं, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि एक बार किताब अंग्रेजी में लिखी जाए फिर उसका हिंदी खुद ही करें। एक और समस्या है कि तकनीकी क्षेत्र हो या मेडिकल क्षेत्र हो या जुडिशरी हो, न्यायालय का क्षेत्र हो, इसका अनुवाद इतना रूखा, इतना असहज, इतना तकनीकी होता है कि उसको पढ़ने में, उसे पढ़ते हुए जो छात्र हैं या आम व्यक्ति है, वो ये सोचता है यार इससे तो अच्छा है कि हम अंग्रेजी कोई समझ लें, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी भाषा में अनुवाद हो तो उसको के व्यावहारिक पक्ष को देखा जाए, उसके भाव को देखा जाए, वो उसमें संप्रेषणीयता यानी दूसरे तक पहुंचने की शक्ति है या नहीं है, ये बात देखने की आवश्यकता है। अब मेडिकल की भी स्थिति यह है कि मरीज तो अधिकांश हिंदी भाषी हैं या भारतीय भाषाओं के हैं। दूसरे प्रदेशों में आप देखेंगे मलयाली हैं या जो है गुजराती हैं या फिर मराठी हैं या तमाम जो हमारे देश की भाषाएं। लेकिन डॉक्टर हर जगह जो पर्ची लिखता है वो अंग्रेजी में तो लिखता ही है, वो ऐसी सांकेतिक भाषा में लिखता है कि उसको जो है
समझना अंग्रेजी पढ़ने वालों को भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि मरीज का ये अधिकार है कि उसको जो दवा दी जा रही है उसका क्या नाम है, वो घर बता सके अपने परिवार वालों को कि डॉक्टर साहब ने जो मुझे दवा लिखी है उसका नाम ये है। अच्छा हो कि उसे को और ज्यादा बता दिया जाए कि ये क्या क्या काम करती है दवा, क्योंकि जितना इलाज आवश्यक है उतना ही समझाना आवश्यक है। ये सब जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं इस बात को समझते भी होंगे। जो डॉक्टर मरीज को समझाने में सफल है वो इलाज करने में भी सफल है, क्योंकि उसका मनोयोग आपको साथ लेना है। हम खुद मरीज रहे हैं, बार बार हैं, तो हम ये देखते हैं जब डॉक्टर जब हमारी हिम्मत को साथ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोरोना का इतना बड़ा महाप्रलय सारे विश्व में रहा, तो जो डॉक्टर मरीजों को हिम्मत बनाने में सफल हुए वो इलाज करने में सफल हुए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं, तो मैं बचूंगा नहीं तो फिर बाकी प्रयास, बाकी ख्वाहिशें, बाकी चीजें उसकी सब धरी रह जाती हैं और वो आधा तो उसी समय मर जाता है जब वो अपने मनोबल को त्याग देता है। और अगर गंभीर बीमारी भी है तब भी अगर डॉक्टर ये समझा पाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हर चीज का इलाज है, ये भी बीमारी आई है इसका भी इलाज होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो अपनी तरफ से जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो निश्चित तौर पर वो स्वस्थ होने लगता है, दवाई अधिक काम करने लगती है, क्योंकि उसका शरीर साथ देने लगता है, उसका मन साथ देने लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, सब जानते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये संभव तब होगा जब आप उसकी भाषा में समझाएंगे। अगर आप उसकी भाषा में बात नहीं करते हैं तो आप कितने ही बड़े डॉक्टर हैं, कितने ही बड़े विद्वान हैं, उस तक आपका संदेश पहुंच नहीं रहा है और वो आपके ज्ञान का फायदा नहीं उठा पा रहा है। तो भाषाएं इस तरह से जो माध्यम का काम करती हैं, और हिंदी को सर्वाधिक माध्यम होने की बात हम इसलिए भी करते हैं कि इस देश में 50% से अधिक लोग हिंदी को मातृभाषा बना चुके हैं और 80% से अधिक लोग हिंदी को आराम से बोलना जानते हैं। तो जो भाषा करोड़ों लोगों के बीच एक सेतु का काम करती है, संवाद का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, उस भाषा में अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप अधिक लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। सेवाओं के प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। हम अध्यापक हैं तो हम पढ़ाने की सेवाएं देते हैं, कोई चिकित्सक है तो चिकित्सा की सेवाएं दे रहे हैं, कोई वकील डॉक्टर है तो उनके जो केस हैं उनके बारे में दे रहे हैं, और भी तरह तरह के देश में संदेश से मतलब है। तो सूचना के संप्रेषण में हिंदी का जो योगदान है, और उसमें मैं ये देखता हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बेशक उनका पेशा चिकित्सा रहा हो, लेकिन कईयों की रुचि साहित्य में होती है। मैं कई ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं, एक हिंदूराव में डॉक्टर थे, हमारे हंस में कहानियां वनियां लिखा करते थे, एक विशेषांक मैंने निकाला था, उस समय भी उन्होंने लिखी थी। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कविताएं लिखते हैं। तो साहित्य, और चूंकि बहुत सारे जो चिकित्सक बने हैं उनके माता पिता इसी देश की भाषा के वाहक हैं, तो माता पिता से जो भाषा मिली होती है, एक चीज है अर्जित और एक है विरासत। तो हमने जो अंग्रेजी ज्ञान हासिल किया, चिकित्सा का ज्ञान हासिल किया, ये हमने अर्जित किया ज्ञान, और एक जो हमें विरासत में मिला वो हमारी
माता पिता से, हमारे पूर्वजों से या हमारे समाज से, तो जो भाषाई ज्ञान होता है उसको लेकर हम अपनी एक ऐसी दृष्टि बनाते हैं जिसमें हम एक नई तरह से चीजों को सोचते हैं। अब इसमें एक जो समस्या रही है उसको हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखें कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश की देसी भाषाओं के प्रति लोगों की उदासीनता रही, लोगों की अरुचि रही, और ये मान लिया कि ये भाषाएं शायद ज्ञान के वाहन में समर्थ नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हिंदी में, मराठी में, गुजराती में आप अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, चिकित्सा भी सीख सकते हैं, वकालत भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमसे पहले आज़ाद हुए देश या बाद में आज़ाद हुए या जिन देशों में क्रांतियां हुई, आप देखेंगे कि वो दूसरे देशों की भाषाओं पर इतने निर्भर नहीं हुए। फ्रेंच इस बात पर निर्भर नहीं है कि वो अंग्रेजी में काम करेगा, चाइना इस बात के लिए निर्भर नहीं है कि वो अंग्रेजी में काम करेगा। हम चूंकि लंबे समय तक गुलाम रहे, और एक इसका कारण यह भी रहा कि हमारा बहुत कुछ चिकित्सा का जो काम है वो अंग्रेजी में हो गया। सिर्फ गुलामी नहीं रहे, बहुत सारी हमारी जो विषय वस्तु है वो भी विदेशी भाषाओं में हमें उपलब्ध हुई। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमें अपने जो विशाल देश है की जनसंख्या है वो तो अपनी भाषा बोलती है, अपनी भाषा में काम करती है, तो उसके नज़दीक जाने के लिए या उसके अंदर से उनकी समस्याओं को समझ पाने के लिए हमें अपनी भाषा सीखनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई संवाद या अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा आदान प्रदान है वो तो अंग्रेजी में हो रहा है, तो कोई ये नहीं कहता कि आप 2 भाषाएं 3 भाषाएं ना सीखें, वो ये भी नहीं कहते कि आप हिंदी जानते हैं तो अंग्रेजी भूल जाएं। आपको आपकी जरूरत या व्यवसाय की कोई भी भाषा हो सकती है, तो लेकिन समाज की क्या जरूरत है, देश की क्या जरूरत है, या आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी क्या जरूरत है। डॉक्टर तो मरीज के लिए बनाए गए ना, तो फिर मरीज की समस्या समझने की अगर वो क्षमता नहीं रखते या नहीं रखना चाहते या उनमें कोई रुचि नहीं लेते तो वो किस लिए बनाए गए। वकील और न्यायालय तो इसलिए बनाए गए कि जो वादी प्रतिवादी हैं उनको न्याय देंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अब उनसे संवाद ही स्थापित नहीं हो सकता तो क्या करेंगे। तो इसलिए साध्य क्या है, साधन क्या है, इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। तो मेरा बार बार यही निवेदन होगा, और आप देखेंगे कि हिंदी का जो विस्तार हुआ है हमारे कला संस्कृति के माध्यम से भी हुआ है। हमारी हिंदी फिल्मों का कारोबार सैकड़ों करोड़ में है, अंग्रेजी का तो नहीं होता वैसे। और आज जैसे 150 विश्वविद्यालयों में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो 150 विश्वविद्यालयों में वो हिंदी पढ़ाएंगे, तो क्या मजबूरी है। तो व्यावसायिक दृष्टि से भी आवश्यकता हिंदी की सबसे अधिक है, और हिंदी को इसलिए भी हमें, आप देखिए अब जो कविता कहानी लिखते हैं, मैंने 5 काव्य संग्रह लिखे, मेरी अपनी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर मैंने हिंदी में लिखी, लेकिन आज वो जर्मन में भी ट्रांसलेट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, वो उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, मराठी में भी है, तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया। लेकिन मैं हिंदी का व्यक्ति अगर अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करता, मैं जिन दिनों लिख रहा था मेरे साथ मेरे एक मित्र हुआ करते थे और वो एक अंग्रेजी अखबार में कॉलम लिखा करते थे, हम दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। तो वो मुझे कहते थे यार तुम्हारी जैसी भी अंग्रेजी है उल्टी सीधी, तुम उसमें लिखो, मैं सही करता जाऊंगा, लेकिन तुम अंग्रेजी में लिखो, क्योंकि अंग्रेजी में लिखोगे वो इंटरनेशनल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं,
मुझे जो स्मृतियां होती हैं या मेरे अंदर जो चित्र बनते हैं अपने बीते हुए जिंदगी के, वो मेरी अपनी मातृभाषा में बनते हैं। मैं उसको हिंदी में लिखूंगा, किसी को ट्रांसलेशन करना हो तो करें या ना करें। लेकिन जब वो छपनी शुरू हुई हिंदी की तमाम पत्रिकाओं में, हंस में वो छपी, अमर उजाला में छपी, हिंदुस्तान में छपी, बहुत तहलका जो अंग्रेजी का अखबार था उसमें 36 इंस्टॉलमेंट उसकी छपी और वो देश दुनिया में फैली। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने खुद मुझसे संपर्क किया। जब मैं एडवांस स्टडी में फेलो था तो उनकी एडिटर मिनी किशन ने मुझे फोन करके कहा कि आपकी हिंदी में जो आत्मकथा आई है वो बहुत चर्चित हो रही है और हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है उसका। तो हुआ। तो मेरे कहने का ये आशय है कि अगर हम सहज और सत्यपूर्ण बात अपनी हिंदी में कहेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि उसे दूसरी भाषाओं वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा, मैं आपको मैं लगभग 3-4 विश्व हिंदी सम्मेलनों में बाहर गया। 2003 में हम लोग सूरीनाम में थे। कमलेश्वर, आपने नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े कथाकार थे, डायरेक्टर जनरल भी हुआ करते थे उसके, और बहुत नाम है उनका। वो मेरे साथ थे और हम एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। तो वहां जो काम कर रहे थे वो हिंदी बोल रहे थे। तो एक लड़की का नाम था शांति, तो वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी। तो काम से निपटी और नाश्ते के बाद मैं उसके साथ बैठा और मैंने पूछा कि शांति, मुझे ये बताओ तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हो और कहां से सीखी, तुम्हारा जन्म कहां हुआ? तो बोले जन्म तो मेरा यही हुआ सूरीनाम में, लेकिन मैं हिंदी 2 कारणों से सीखी। पहला कारण तो ये कि मेरे दादा दादी हिंदुस्तान से थे, तो दादा दादी से मेरे माता पिता ने हिंदी सीख रखी थी और उनसे मैंने सीखी। और दूसरी चीज ये है कि हिंदी की फिल्में या सूरीनाम में बहुत देखी जाती हैं, तो हम लगातार हिंदी की फिल्में देखते हैं, उनके फिल्मी गाने हमको याद होते हैं और उनको हम गाते हैं और प्रोग्राम करते हैं कि हिंदी गानों का। तो इसलिए हम हिंदी तो इसलिए मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मनुष्य जो होता है रसप्रिय होता है। तो चाहे हम चिकित्सा का काम कर रहे हैं, चाहे हम न्यायालय का काम कर रहे हैं, या कोई तकनीकी काम कर रहे हैं, गणित का काम कर रहे हैं, या कोई विज्ञान का कुछ और काम कर रहे हैं, एक रस तो ये होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है और उसमें जो सफलता मिलती जाती है वो हमारे आनंद का एक कारण बनता है। दूसरा यह है कि हमारी भाषा में अगर रस है, अगर उसमें अलंकारिकता है, अगर उसमें रूखापन नहीं है, तो वो हमें खुद ही आकर्षित कर देती है। क्या कारण है कि हमें कोई भी फिल्मी गीत अनायास हमारा ध्यान खींच लेता है जब उसमें कुछ रसीली बातें होती हैं। ओबामा आके यहाँ हिंदी की जो फिल्म का डायलॉग बोलने लगता है। तो इसलिए जो लोग अनुवाद करते हैं उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना ये रहती है कि हिंदी के रस का अंत न कर दें, भाषा के आनंद का अंत न कर दें, उसकी सहजता का अंत न कर दें, उसे कठोर न बनाएं, उसके प्रवाह को बनाए रखें। तो अभी मेरी बात हो रही थी साहब से जो है आकाशवाणी से हैं, और वो बता रहे थे कि उन्होंने कोई जर्मनी शायद कहानियों की बात कर रहे थे ना, जापानी। तो जापानी कहानियों के अनुवाद के बारे में उन्होंने कहा कि जापानी जानने वाले से कहा कि तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस कहानी में है क्या, फिर उस कहानी को मैं अपनी भाषा में लिखूंगा, अपने शब्द दूंगा, कथा बता दो बस। तब वो जब फिर क्या हुआ, फिर तो वो हिंदी की कहानी हो गई। इसी तरह के जो अनुवाद होते हैं वो फिर ये नहीं लगता कि ये किसी दूसरी भाषा से होते हैं। और अगर आपने उसका तकनीकी अनुवाद कर दिया, रूखा बात किया, जैसा कि भारत सरकार के ये तकनीकी विभाग जो है भाषा का करता रहता है, उसमें भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और उसको हम बार बार सुझाव देते भी हैं। तो इसलिए
इस समय मैं बहुत अधिक आपका समय नहीं लूँगा। मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम जिस तरह से आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, तो हमें अपनी भाषाओं और संस्कृतियों की आज़ादी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये हमारी आत्मा है, हमारे अंदर से है, और इसको हम जितना विकसित करेंगे, जितना हम सांस्कृतिक रूप से विकसित होंगे, मैं समझता हूँ हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारे एक स्वराज्य की जो कल्पना है, और जो आज़ाद होने, एक नागरिक की आज़ादी का एहसास है कि हाँ, हम एक आज़ाद नागरिक हैं। भाषाई तौर पर भी हम आज़ाद हैं, वैचारिक तौर पर भी हम आज़ाद हैं, तो उसको हम और बढ़ाएंगे, समृद्ध करेंगे। इस मौके पर आपने मुझे याद किया, मेरी चंद बातें आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे मैं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को क्रमानुसार बुलाती हूँ। पहला पुरस्कार गैर शिक्षण वर्ग में मिस्टर मनोज कुमार, इनको 5,000 रुपये बकाया राशि। जी सर। दूसरा पुरस्कार मिस्टर दीपक कुमार, इनको 3,000 रुपये बकाया राशि। तृतीय पुरस्कार मिस्टर राहुल पांडे, इनको 2,000 रुपये बकाया राशि। सांत्वना पुरस्कार, पहला सांत्वना पुरस्कार, प्रथम सांत्वना पुरस्कार मिस्टर अमित कुमार, इनको 1,000 रुपये बतौर राशि। दूसरा सांत्वना पुरस्कार मिस्टर दिलवर दत्त, इनको भी 1,000 रुपये बतौर राशि। मिस्टर दिलवर दत्त। प्रतिभागी पुरस्कार मिस्टर कमल किशोर, मिस्टर हेमंत राणा, श्रीमान सौरभ गुप्ता, श्रीमान गंगा सागर जी, श्रीमान संतोष कुमार राय एंड श्रीमान नंद किशोर साहू जी। आगे मैं शिक्षण गण में बुलाना चाहूंगी। प्रथम पुरस्कार डॉक्टर राहुल शर्मा, निबंध का विषय सॉरी निबंध ये बता, निबंध का विषय था हिंदी में चलचित्रों का प्रभाव। दूसरा पुरस्कार डॉक्टर आमिर मारूफ, एक ही डिपार्टमेंट को सारे मिल रहे हैं। यही बोलूँ डॉक्टर, क्षमा करना। सबने कहा समाज से जुड़े रहने का। मैं क्षमा चाहूंगी। प्रथम पुरस्कार की सहभागी डॉक्टर नेहा भी हैं, जिनको प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये बतौर राशि भी दिया जा रहा है। डॉक्टर नेहा, इनको 5,000 रुपये बतौर राशि। क्षमा प्रार्थी हूँ। तृतीय पुरस्कार डॉक्टर राहुल शर्मा को दिया गया है और प्रथम पुरस्कार डॉक्टर नेहा। पहला सांत्वना पुरस्कार डॉक्टर कीर्ति, सांत्वना पुरस्कार डॉक्टर कीर्ति।
अब मैं स्वागत करती हूँ गुरु तेग बहादुर चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी सर का। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके इस सभा को सुशोभित किया और मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुग्रह करूंगी कि वो उन्हें उपहार भेंट करें। महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप सभा को संबोधित करें। सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा प्रणाम, नमस्कार टू एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने चीफ गेस्ट प्रोफेसर शिवराज जी, जिन्होंने काफ़ी अपने मन के और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर अपने विचार उजागर किए, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ देखने को मिली, छोटे छोटे कुछ कंट्रीज हैं जहां पे कि हिंदी का बहुत अच्छा प्रभाव है। जैसे मॉरिशस में हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती है, त्रिनाद है, युगांडा में है, अमेरिका में बहुत लोग बोलते हैं। ऐसे करके लगभग 60-70 देशों में हिंदी एक बहुत बड़े लेवल पे बोली जाती है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मा, ये तो आप लोगों को सभी को पता है। तो शिवराज जी ने जो हमें इस तरह से के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसे लोग सीखते हैं हिंदी बोलना, वो हमें अपनी मातृभाषा या अपनी माता से या दादा से या दादी से आती है या सराउंडिंग से आती है। एक और अच्छी बात जो सर ने बहुत ही मुझे इम्प्रेस किया, मैंने अपना स्कूलिंग हरियाणा से किया, जहाँ पे थोड़ा सा हिंदी का मामूली सा बिगाड़ करके थोड़ा सा बोला जाता है। उसमें काफ़ी हद तक उर्दू के वर्ड और पंजाबी के वर्ड भी काफ़ी शामिल होते हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और 5th स्टैंडर्ड से ABCD सिखाना शुरू किया। तो जैसे बोला जाता था कि अंग्रेजी बोलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो गांव में ही रह जाओगे। तो हमारे टीचर उस टाइम पे बोलते थे कि स्पीक इन इंग्लिश, ईट इन इंग्लिश, ड्रिंक इन इंग्लिश। अब वो बात उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन स्लोली जमाने की रफ्तार देखी और इस रफ्तार में ये देखा कि हम अंधाधुंध होकर सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बैठे कुछ सज्जन हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि वो अपने अतीतों से इतना जुड़े हुए हैं। जब उनकी लैंग्वेज या जब उनसे बात करते हो, जब या उनकी कोई रचना पढ़ते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि लोग कहाँ तक अपना जो हमारा अपना शुरू का जो चरित्र था उसको मेंटेन करे हुए हैं। देखिए, हमारे देश की सौभाग्य ये है कि हम बहुत ही, हमारा जो देश के अंदर बहुत सारा जो रिसोर्सेस है, मैं हिंदी में वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो वो बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से एक टाइम पे हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ऊपर थी। इसी की वजह से हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था और उस वजह से इस देश पे आक्रमण भी काफ़ी हुए। यहाँ लोग अरब से आए, उन्होंने अरबी थोपना चाहा, लोगों ने अरबी सीखना शुरू किया। कुछ लोगों ने अरबी सीख के शायद राजघरानों के पास गए और कुछ अर्जित भी किया होगा, लेकिन चला नहीं। कुछ लोग फारस से आए, उन्होंने फारसी भी यहां से सिखाना शुरू किया, लेकिन वो भी बहुत चला नहीं। और हम ही लोग कुछ ट्रेंड ऐसा पैदा करते हैं कि क्या फारसी पढ़ के आया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी धरोहर है संस्कृत, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हमारी जो हिंदी भाषा है हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे, फारसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए हम बोलते क्या फारसी पढ़ के आया है, बहुत बड़ा अंग्रेज बना है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरे कल्चर को, दूसरी भाषा को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
देखिए, ये मेरा भी दुर्भाग्य है कि मैं इसी कल्चर में पैदा हुआ और मैंने भी पाश्चात्य सभ्यता को काफी हद तक अडॉप्ट किया है। मेरा पहनावा, मेरी एजुकेशन, मेरा प्रोफेशन सारा ही अंग्रेजी में है। आप इंजीनियरिंग को देख लीजिए, आप वकालत को देख लीजिए, आप मेजर हम लोग हिंदी होते हुए फिर भी हमने अपना सारा का सारा सिस्टम इंग्लिश में ही शुरू किया। इसके रीजन या इसके पीछे क्या है मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ एक बड़ी अच्छी बातें जो अब हो रही हैं वो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में, जिसका मुझे रिसेंटली पता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों पहले अंग्रेजी सिस्टम से काम करने के बजाय हिंदी में पूरा का पूरा अपना काम करना शुरू किया। मुझे किसी वजह से एक विभाग में काम पड़ गया। मैं फिर दोबारा से बोलता हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। मैंने अपनी एप्लीकेशन जो कि 10-15 पेज की तो इंग्लिश में लिखी थी, और उसने जब मुझे ये बोला कि आप मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऑफिसर ने बोला मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप इसको हिंदी का करके मुझे लिख दीजिए। मुझसे उसकी हिंदी नहीं बनी। सच ए सैड इफेक्ट ऑफ दिस कल्चर ऑन मी, आई फील इट। और इस फीलिंग के साथ आज मैं सबको ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारी यंगर जनरेशन आ रही है, जो बच्चा पैदा होता है, हम उसको अंग्रेजी ही क्यों सिखाने की कोशिश करते हैं? हम हिंदी बोलना ही नहीं चाहते उसके साथ। पैदा होते ही उसको अंग्रेजी के वर्ड्स उसके दिमाग में घुस होते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी आत्मा है वो हमारी अपने कल्चर में, अपनी हिंदी में, उसमें जुड़ी हुई है। कोई भी भाषा आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी इमोशंस है, वो 100% एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और यदि आप विदेशी भाषा को फॉलो कर सकते हो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वो आपकी इमोशंस का 50% भी कन्वे नहीं कर पाएगी। आप जो अपनी आत्मीयता के साथ, जो इमोशंस के साथ, जो हिंदी में किसी के साथ बता सकते हो, वो दूसरे की लैंग्वेज में नहीं बता सकते। मैं बस लास्ट में एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि हम फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। क्या वास्तव में अब ऐसा टाइम नहीं है कि हमें बैकवर्ड जाना चाहिए? क्या वास्तव में अभी ऐसा टाइम नहीं आ गया कि हम अपने कल्चर को दोबारा से उजागर करें, अपनी हिंदी को, संस्कृत को, अपनी पुरानी भाषाओं को उजागर करें? ऐसा तो नहीं कि स्लोली हम ही लोग अपनी आने वाली जनरेशन को इतनी पाश्चात्य सभ्यता दे दें कि हमारी अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, हमारे पूर्वजों के सिद्धांत, हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ वो सब कुछ हम भूल जाए। ये पॉसिबल है। यदि आप इसको रोकना चाहते हो तो हम सभी का इसमें सहयोग चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात आजकल देखने को मिलती है, जब हम पुराने थोड़े से 10 या 20 साल पहले किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में जाते थे तो लोग अंग्रेजी के सिवाय कोई बात नहीं करते थे, जो अपने आप को ऑफिसर समझते थे। आज ट्रेंड चेंज हो गया। आप बहुत सीनियर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बैठे होते हो तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हिंदी में ही आपके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मित्तल साहब आए हुए हैं, मैंने तो उनको सुना है पहले 1-2 बार। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली थैंकफुल टू प्रिंसिपल साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और मौका दिया। देखिए, आप लोग तो मेरे से ज़्यादा लर्नेड हैं, मैं तो साधारण आदमी हूँ, गांव से आया हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ करने की। यदि आप लोग साथ में हैं तो कुछ ना कुछ करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय, इस सभा का मार्गदर्शन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कविता पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दें। पहला, गैर शिक्षण विभाग में पहला पुरस्कार मिसेस अमृता रानी, इनको 5000 रुपये नकद राशि। द्वितीय पुरस्कार मिस्टर हरप्रसाद जी। तृतीय पुरस्कार मिस्टर संतोष कुमार राय, इनको 2000 रुपये बतौर राशि। सांत्वन तृतीय पुरस्कार मिस्टर संतोष कुमार राय, 2000 रुपये बकत राशि।
सांत्वना पुरस्कार मिसेस स्वाति जैन एंड मिस्टर नंद किशोर। पहला सांत्वना पुरस्कार मिसेस स्वाति जैन 1000 रुपये बकत राशि, और द्वितीय सांत्वना पुरस्कार मिस्टर नंद किशोर साहू 1000 रुपये नकद राशि। प्रतिभागी प्रतिभागी पुरस्कार मिस्टर मनोज कुमार, मिस्टर राहुल पांडे, मिस्टर सौरभ गुप्ता, मिस्टर गंगा सागर, मिस्टर दिलबर दत्त जी एंड मिस्टर श्रीमान जयश्री, श्रीमती जयश्री जी। शिक्षण वर्ग में डॉक्टर अपर्णा कपूर पहला पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर सुनीता हल्दर 3000 रुपये राशि, तृतीय पुरस्कार डॉक्टर सोनल शर्मा, पहला डॉक्टर सोनल शर्मा तृतीय पुरस्कार, पहला सांत्वना पुरस्कार डॉक्टर लवलीन, वो हमारे साथ उपस्थित नहीं है। शिक्षा वह यंत्र है जो हमारे बीच के सारे मतभेदों को मिटाता है और हमें काबिल बनाता है, और भाषा वह माध्यम जो हमें शिक्षा से जोड़ती है। इसका प्रमाण हमारी वर्णमाला ही है जो अ से अनार से शुरू होकर ज्ञ से ज्ञानी बना ही देती है। आगे अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान अखिल मित्तल जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आएं और इस सभा का मार्गदर्शन करें एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कारित करें। श्रीमान अखिल मित्तल जी। नमस्कार। डॉक्टर पीयूष गुप्ता, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर बेचैन और यहाँ उपस्थित साथियों, मेरे पास रंगभाषण जी हमारे पुराने मित्र हैं। जब इनका फोन आया कि यूसीएमएस में हिंदी पखवाड़ा हो रहा है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और ये मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक ऐसा पेशा, एक ऐसी पद्धति जो उस वर्ग को छूती है जो हिंदी ही बोलता है। डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर गुप्ता से कह रहा था कि जब डॉक्टर मेरी बात पूरी सुन लेता है, जब मैं जाता हूं इलाज कराने, तो मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। मुझे कोरोना हो गया और आज कोरोना का नाम कैंसर से भयंकर हो गया है। तो मेरे बच्चे जो मेरे साथ नहीं रहते डर गए, और हमारे एक पारिवारिक डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको फोन कर दिया, उनका मेरे पास फोन आया। मैं द्वारका में रहता हूं, वो मयूर विहार में रहते हैं। तो मुझसे बोले, यार तुम्हारे आसपास कोई डॉक्टर होगा, अस्पताल होगा, इलाज करा लो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जब आपने कह दिया ना कि इन्हें कुछ नहीं होगा, बस ये दवाई दे दो, तो हम निश्चिंत हो गए हैं। तो ये जो संवाद है डॉक्टर और मरीज का, आनंद फिल्म आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन्स। वो राजेश खन्ना बड़े मजाक में कहते हैं कि मुझे ऐसी कुछ बीमारी हो गई है। तो जब ये नाम कोई डॉक्टर मरीज के सामने देता है तो मरीज की आधी जान निकल जाती है, और जब वही डॉक्टर उसको बताता है कि आपकी आंत में कुछ तकलीफ है, ठीक हो जाएगी इलाज से, तो वो राहत महसूस करता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर यहां आकर बहुत अच्छा लगा कि यहां कवि भी हैं, निबंध लेखक भी हैं। तो लगा कि मिट्टी अपनी है, डॉक्टर बन गए हैं पर हैं।
क्योंकि मैं आपको राज की बात बताता हूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और वो नहीं हो सका। शिवराज सिंह जी ने हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। जब मैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता से हम बात कर रहे थे तो सवाल ये था कि हमारा जो पढ़ाई है वो हिंदी में क्यों नहीं हो सकती। मैं विज्ञान का छात्र हूं, मैंने बीएससी तक हिंदी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है, और इसी देश में पढ़ी है, कहीं बाहर नहीं पढ़ी है, और बड़े आराम से पढ़ते थे। प्रश्न वहां है कि जो हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे फिजिक्स, मैं भूगर्भ विज्ञान का छात्र हूं, मैंने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में स्पेशलाइजेशन किया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है, इसका हम क्या करें। जैसे फेफड़े को फुफ्फुस कहना क्यों जरूरी है। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, दिए हुए मेंढक की उदर गुहा को चीरो और निम्नांकित अंगों पर ध्वज लगाओ। क्लास में किसी को समझ में ही नहीं आया, करना क्या है। हमने अपने बायोलॉजी टीचर से कहा, सर इसे हिंदी में समझा दो। तो वो बीएचयू के मास्टर साहब नाराज हो गए कि मैंने ऐसे क्या गलत लिखा है। मुझसे बोले, आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा, सर इसे सीधा भी तो लिख सकते हैं ना, पेट चीरो और ये जो अंग बताएं इनको कर दो। उदर गुहा 10वीं में बायोलॉजी के छात्र को बताना जरूरी नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो वो बताना क्यों जरूरी है। दिक्कत यहां हुई है कि हम उसको इतना कठिन बना देना चाहते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो डिक्शनरी हमें देता है ऑटोनॉमी एनाटॉमी की, या बच्चों का जो पीडियाट्रिक्स है उसकी जो वो टर्मिनोलॉजी हमें देता है डिक्शनरी, वो सारा काम खराब कर देती है। आप सब ज्ञानी चिकित्सक लोग हैं, आपके पास जब कोई मरीज आता है 90%, वो राजू श्रीवास्तव जो अब नहीं रहे, उनका एक डायलॉग है कि वो हमारा मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर परेशान हो जाता है। वो पूछता है क्या हुआ, बोले जी पेट में गुड़गुड़ सी हो रही। तब उस गुड़गुड़ को आप अंग्रेजी में कैसे बताएंगे। तो पर भाषा तो वही है ना हमारी। हम में से आधे से ज्यादा लोग अफारा शब्द यूज करते हैं, डिस्टेंशन नहीं कहते हैं। क्या हो गया जी, पेट फूल रहा है, अफारा हो रहा है बड़ा। तो मेडिकल प्रोफेशनल के लिए तो हिंदी में सीखना मेरे ख्याल से मजबूरी है, हिंदी बोलना, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा क्लाइंटेल जो है वो अंग्रेजी भाषी नहीं है, अंग्रेजी समझता नहीं है। यहां जीटीबी अस्पताल में जो दूर दूर से मरीज आते हैं, उनमें से कितने कॉन्वेंट से या सेंट स्टीफन से पढ़े हुए मरीज आते हैं आपके पास, मुझे नहीं पता। तो मूल समस्या यह है कि हम अपने विषयों को सामान्य हिंदी में उनकी किताबें तैयार करें। तब, क्योंकि पढ़ने वाले भी जो आज मेडिकल में जो छात्र आ रहे हैं, उसमें से कितने, मेरे ख्याल से डॉक्टर गुप्ता बताएंगे, 50% छात्र ऐसा है जो अंग्रेजी पढ़ के नहीं आया है, या जो पढ़ के जैसी अंग्रेजी आया है वो भगवान ही जानता है। दिस इज ए कैट एंड दिस इज ए काऊ। तो उसको हिंदी पर, उसको डॉक्टर बनने का हक तो है ना, अगर उसे अंग्रेजी नहीं आती तो उसके लिए इस व्यवसाय का और हमारे जैसे लोगों का जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि उसकी भाषा में उसको किताबें मिलें, वो पढ़ पाए। उसमें जिद थोड़ी है कि इंटेस्टाइन को आंत भी कह दो, इंटेस्टाइन भी कह दो। जो मेडिकल आपकी टर्मिनोलॉजी है उसको एज इट इज लिख के उसको ब्रैकेट में आप समझा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अब। और मेरा ये मानना है कि हम सब पहला वाक्य जो अपने दिमाग में सोचते हैं वो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो। पहला वाक्य जो सोचना शुरू करता, कोई अंग्रेजी में नहीं मेरे ख्याल से सोचता होगा यहां।
सुबह जब सो के उठता है तो सबसे पहली बात अंग्रेजी में ध्यान नहीं आती होगी, अपनी मातृभाषा में ही ध्यान आती है। इसका मतलब हमारा जो सारी वैचारिक प्रक्रिया है, थॉट प्रोसेस है, वो हमारी भाषा से संचालित है। फिर हम उस पर अंग्रेजी का लबादा उड़ाते हैं, उसको टाई पहनाते हैं, उसको कोट पहनाते हैं, उसको बो लगाते हैं, हैट पहनाते हैं अंग्रेजी की। तो वो ना पहनाए, अगर हम ये अपनी भाषा में सोचें और जो सोचते हैं उसको कागज पर उतारें तो वो किताब तैयार हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दिल्ली में, तो एक प्रोफेसर सत्यमूर्ति थे, अन्नामला यूनिवर्सिटी से आए थे, वो कोर्स डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे और मेरे कुछ साथियों को बुलाया, क्योंकि आकाशवाणी एकमात्र संस्था है जहां सभी भाषाओं के लिखने पढ़ने वाले लोग मिलते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं में समाचार होते हैं, 17-18 भाषाओं के लोग होते हैं। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमें कहा कि मुझे पूरा कोर्स हिंदी में चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, सब चाहिए हिंदी। तो हमने कहा साहब ये तो हमारा तो विषय नहीं ना। अब मुझे उन्होंने कहा आप बिजनेस स्टडीज, मैंने कहा मैं तो एबीसी नहीं मालूम मुझे बिजनेस स्टडीज। बोले मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए। तो हमने ये तय किया कि हम जो आपकी क्लासेस होती हैं, हम 1 महीने तक उन क्लासेस में बैठ के समझेंगे, विषय को समझेंगे। मैं साइंस का छात्र हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अनुवाद होगा? और उस समय गूगल भी नहीं था। तो हमने क्लासेस अटेंड की, उसके बाद हमने ड्राफ्ट तैयार किए चैप्टर्स के, और जो उस विषय को पढ़ाने वाले थे और जो पढ़ने वाले थे उनमें फील्ड टेस्टिंग हुई कि भाई जो टेक्निकल मामला है हमने उससे छेड़छाड़ तो नहीं कर दी गई, और वो सारे कोर्सेज बने। यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे कोर्सेज हमने हिंदी में तैयार किए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि वो कह क्या रहा है। अगर मैं आज तो बहुत ही आसान सुविधा है, मैं स्वयं बहुत ज्यादा अनुवाद करता हूं, तो अक्सर मेरे सामने ऐसे अनुवाद आते हैं कि गूगल में डाला और निकाल लिया। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अनुवाद अमेरिका के राज्य सचिव हो जाता है, जबकि वो अमेरिका का विदेश मंत्री है, क्योंकि वहां वही लिखा है। मेरे एक मित्र हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, तो हमने उन्हें कहा यार ये कैसा ये अनुवाद का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उनके साथ मिलकर हम एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं हिंदी का, सभी भाषाओं में अनुवाद का। तो उसकी टेस्टिंग ये है कि हमने एक वाक्य के लिए, एक शब्द के लिए 10 शब्द का विकल्प दिया कि जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या अर्थ चाहिए। तो टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हमें सिर्फ ये सोचना है, थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि हम अपनी भाषा में लिखना पढ़ना शुरू करें। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक ये हिंदी पखवाड़े हिंदी का पितृपक्षी रहेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, पर जब तक, और सब भाषाओं में है, आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आप वहां जाइए, वहां किसी को शर्म नहीं आती अपनी भाषा बोलने में। मैं 6 वर्ष मैंने जापान में काम किया है, वहां सारा मेडिकल प्रोफेशन, सारा इंजीनियरिंग अपनी भाषा में होता है। मुझे जो डॉक्टर पर्चा बना के देता था वो जापानी में होता था, कोई दवाई अंग्रेजी में नहीं लिख के देता था वहां, और बड़े आराम से सब इलाज हो जाता था। उन्होंने संकेत बना रखे थे कि मरीज को, जैसे मुझे कैसे बताना कौन सी गोली कब लेनी है, वो बना देते थे और उससे इलाज चलता था। मेरी पत्नी की सर्जरी हुई टोक्यो में, वो डॉक्टर हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, और स्पाइनल सर्जरी थी, और वहां नियम है कि सर्जरी करने से पहले सर्जरी का पूरा प्रोसेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा के मरीज और उसके रिश्तेदारों को समझाना है। उन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, एक व्यक्ति पकड़ा जो हिंदी में हमें समझा सके,
पूरा डायग्राम बनाया कि हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, पर बात कन्वे हो गई, सर्जरी हो गई, इलाज हो गया। तो ये भाषा का बैरियर, और जैसा कि अभी कहा गया था कि मरीज का अधिकार है जानना, वो डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि वो दवाई ऐसे लिखते हैं कि वो ऐसा लगता है कई बार तो कि चींटी आटे के डिब्बे में से निकल के कागज पे तैर गई। सिर्फ या तो केमिस्ट समझता है कि क्या लिखा है या डॉक्टर समझता है। मरीज तो पर्ची देख, वो जब दवाई आ जाती है तब उसका नाम पड़ता है। आजकल गूगल है तो मेरे जैसे लोग गूगल कर लेते हैं किस लिए दी है ये दवाई। तो ये आप भी जानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आप भी, हम सब मरीज भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं। जब हम मरीज होते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है डॉक्टर, क्यों कह रहा है ऐसा। और आप सबका अनुभव मुझसे ज्यादा है कि 90% पेशेंट ऐसा आते हैं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया ऐसा होगा। उससे पूछो भाई तूने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों होगा? अजी अब हम क्या करते पूछ के, वो डॉक्टर हैं वही जानते हैं, भगवान है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। मरीज को पता होना चाहिए कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। और जो डॉक्टर ये बता देते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। हालांकि आजकल हर व्यवसाय की तरह सारा पैमाना पैसा हो गया है कि कितनी बड़ी गाड़ी में आते हैं, कितना बढ़िया क्लिनिक है, कौन सा एयर कंडीशन क्लिनिक है, कौन से बड़े अस्पताल में है, कितनी फीस ज्यादा है। पर ये सब हम अपने मन में जानते हैं कि असली काम तो हमारा मरीज को ठीक करना है उसकी भाषा में। तो अगर हम अपनी भाषा में, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, हिंदी हो, मरीज को समझा सकते हैं। आप सबका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है कि अगर आप मरीज को समझा देते हैं तो आपकी भी मेहनत सफल और उसकी चिंता आधी, और वही उसका इलाज है। रोग तो अपनी गति से ठीक होगा, और हम सब जानते हैं कि चिकित्सा में कितना हम इलाज कर पाते हैं और कितना उसकी तकलीफ को दबा पाते हैं, वो एक अलग विषय है। पर उसको तसल्ली दे दें तो आधा काम हो जाता है, और वो उसकी भाषा में ही हो सकता है। और इसलिए ये जो आज एक मुहिम सरकार में चली है, अच्छी बात यह है कि हम अपने पाठ्यक्रम अपनी भाषा में तैयार करें, और उसके लिए जो फैकल्टी है, जो विशेषज्ञ आप जैसे लोग हैं, उनका सहयोग बहुत जरूरी है कि वो ये माने कि भाई इतने शब्द अंग्रेजी के चल जाएंगे और इतने अपनी भाषा के रख लो। तो मिला जुला के सीधी सरल भाषा में, और उसके लिए सबसे मेरा अपना जिद है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो डिक्शनरियां बनाई हैं उनका इस्तेमाल वर्जित होना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज के अनुवाद के लिए। क्योंकि मैंने वहां काम किया है। हमने एक ब्रॉडकास्टिंग की ग्लॉसरी बनाई, एक शब्दावली तैयार की कि प्रसारण में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब हम वो ग्लॉसरी वहां तैयार करने गए तो वहां जो डायरेक्टर महोदय थे वो पहले दिन भिड़ गए, नहीं देखिए इसका ना तरीका ये है, मानक ये है। मैं कहा जी हमें तरीका मानक चाहिए नहीं, हमें वो भाषा चाहिए जो बाहर जो जूते गांठने वाला बैठा है मोची, और वो जो पनवाड़ी है उसको समझ में आ जाए भाषा। हमें तो वो वाली भाषा चाहिए, और शालीन भी हो, गाली गलौज ना हो, अबे तबे ना हो, और अल्टीमेटली हम उसमें कामयाब रहे। हमने एक ऐसी ग्लॉसरी तैयार की जो सामान्य डिक्शनरी से बिल्कुल अलग है। तो ये काम हो सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। बाकी आप सबको बधाई, जिन्हें पुरस्कार मिला उन्हें बधाई, जिन्हें नहीं मिला उन्हें और भी ज्यादा बधाई। और इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कल ही कहीं पढ़ा था कि जो असफल होते हैं उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो वो मैं फिर एक बार बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां बुलाया गया और अपनी बात कहने का अवसर मिला। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, इस सभा का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कारित करें। इसमें पहला गैर शिक्षक गण में पहला पुरस्कार मिस्टर राहुल पांडे, 5,000 रुपये बतौर राशि। द्वितीय पुरस्कार मिस्टर संतोष कुमार राय, 3,000 रुपये बतौर राशि।
द्वितीय पुरस्कार मिस्टर संतोष कुमार राय। तृतीय पुरस्कार मिस्टर सौरभ गुप्ता। पहला सांत्वना पुरस्कार मिस्टर मनोज कुमार और द्वितीय सांत्वना पुरस्कार मिस्टर सुशील कुमार। शिक्षक गण में पहला पुरस्कार गैर शिक्षण गण में हर प्रसाद जी को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रमाण पत्र दिया जाता है। शिक्षक गण में पहला पुरस्कार डॉक्टर नेहा। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर अपर्णा कपूर। तृतीय पुरस्कार डॉक्टर धीरज शाह। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर अपर्णा कपूर। तृतीय पुरस्कार डॉक्टर धीरज शाह। वो हमारे साथ उपस्थित नहीं है। धन्यवाद महोदय। आगे बढ़ते हुए मैं प्रधानाचार्य महोदय से नम्र निवेदन करती हूं कि वे निर्णायक मंडल को सम्मानित करें। निर्णायक मंडल निबंध पुरस्कार में डॉक्टर फरा एंड डॉक्टर सत्येंद्र सर। कविता पाठ प्रतियोगिता में डॉक्टर अमितेश सर एंड डॉक्टर रफत। डॉक्टर अमितेश अभी अनुपस्थित हैं। डॉक्टर रफत। वाद विवाद प्रतियोगिता में डॉक्टर आमिर और डॉक्टर सुमिता हल्दर। धन्यवाद सर। इस सभा का समापन करते हुए से पूर्व मैं अपनी हिंदी अधिकारी डॉक्टर मृणाली कोतरू महोदया को आग्रह करती हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव में 2 शब्द कहें। धन्यवाद प्रज्ञा। भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इस गौरवकालीन इतिहास के स्मरण के लिए इस पखवाड़े का आयोजन किया गया। मैं इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री डॉक्टर पीयूष गुप्ता को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस पखवाड़े को मनाने में रुचि दिखाई और मुझे हिंदी अधिकारी की भूमिका निभाने का मौका दिया और मार्गदर्शन करा और एवं प्रेरित किया। कोई भी कार्यक्रम प्रशासन के सहयोग के बिना अत्यंत ही कठिन है। श्री रंगाभाष्यम जी हमारे महाविद्यालय के कुल सचिव संयुक्त कुल सचिव के नेतृत्व में ये पखवाड़ा केवल एक बोर्ड मात्र ही नहीं, एक उत्सव में परिवर्तित हो गया। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमारे मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अतिथि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे यहाँ आके हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में 2 शब्द बताए और हमें प्रेरित किया कि हम और हिंदी में वार्तालाप करें और अपने प्रोफेशन में इसको यूज़ करें।
कोई भी कार्यक्रम का सफलता का मापदंड उसके आए गए दर्शक और प्रतिभागियों से होता है। आप सभी ने इस पखवाड़े में आयोजन में मेरा साथ दिया, बहुत बढ़ चढ़ के हम भाग लिया, अलग अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके इस पखवाड़े को एक सफल पखवाड़े के रूप में परिवर्तित किया। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबको आप सब इस पखवाड़े के विजेता हैं, चाहे पुरस्कार मिले या ना मिले, बट मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार की सूची बहुत लंबी है। अगला नाम हमारे जजेस का है। आभार की सूची बहुत लंबी है। अगला नाम हमारे जजेस का है, जिन्होंने अत्यंत कुशलता से कठिन कार्य निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः हमारे मेडिकल डायरेक्टर श्री सुभाष गिरी और अन्य हॉस्पिटल के अधिकारी, जिन्होंने हमारा साथ देकर इस पखवाड़े को सफल बनाया, और हॉस्पिटल से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें से कुछ को पुरस्कार भी मिला, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। पार्श्व भूमिका निभाने में हमारे MIU फोटोग्राफी एवं लेक्चर थिएटर स्टाफ ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सब के आयोजन में बहुत ही कम समय में हम ये हिंदी पखवाड़े का आयोजन कर पाए, और वो संभव नहीं था अगर हमारे ये सहायक हमारे साथ नहीं होते। पहली बार ही आयोजित किया ये पखवाड़ा मेरी नज़रों में और प्रशासन की नज़रों में एक बहुत ही सफल शुरुआत थी, जिसका सहयोग आप सबकी वजह से ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तो और भी बहुत है, मेरे मित्र सहयोगी जो यहाँ पे सब बैठे हैं, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया इस शुरुआत के लिए, बहुत और मार्गदर्शन किया। कहीं पे मैं जब स्ट्रगल कर रही थी तो उन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी शुरुआत है, आगे जाके ये और बड़ी होगी, और आशा करती हूँ कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग और ज़्यादा अपने कार्यालयों में करेंगे और आपस में भी बात करने में करेंगे और गर्वित महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारी प्रज्ञा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके एक सूत्रधार की भूमिका निभाई, और भी लोग भूल गई अगर मैं, तो माफ़ करिएगा, बट थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस पखवाड़े का अंत करते हुए ये कहूँगी कि हिंदी ये हमारी एकता है और अखंडता है। हिंदी हमारी जान है, हिंदुस्तानी है हम, हिंदी हमारी पहचान है। धन्यवाद। जन्म